Hey, what's up guys? Welcome to Talk and Heal. आज हम बात करने वाले हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी, हाउ योर माइंडसेट कंट्रोल्स योर वॉलेट के बारे में। पैसे का मामला सिर्फ नंबर्स और स्प्रेडशीट्स का ही नहीं होता है। इसमें इमोशंस हैं, आइडेंटिटी है, सिक्योरिटी, फ्रीडम, पावर, मतलब सब कुछ मिक्स्ड है। हम फाइनेंसेस के साथ कैसे डील करते हैं वो सिर्फ हमारी इनकम या बैंक बैलेंस पे डिपेंड नहीं करता है। इट्स मोर अबाउट हमारे जो डीप सीटेड बिलीव्स हैं, इमोशनल पैटर्न्स हैं और वो मेंटल फ्रेमवर्क्स जो हमने जिंदगी में अननोइंगली डेवलप कर लिए हैं। हाँ बिल्कुल। और ये कनेक्शन समझना माइंडसेट और मनी के बीच का शायद फाइनेंशियल वेलबींग अचीव करने का सबसे क्रूशल स्टेप है। हमारे जो फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं ना, वो अक्सर रैशनल कैलकुलेशन से ज्यादा इमोशन और साइकोलॉजी से ड्राइव होते हैं। सही बात है। जैसे स्ट्रेस में खर्च करना, डर में पैसा बस जोड़ते जाना, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए जरूरत से ज्यादा खर्च कर देना, हाँ, या फिर वो इमोशनल एम्प्टीनेस फिल करने के लिए इम्पल्स बाइंग, ये सब कितना कॉमन है, राइट? टोटली। और वो गैप जो होता है ना कि हमें पता है फाइनेंशियली क्या करना चाहिए हाँ, और हम एक्चुअली में करते क्या है, वो साफ दिखाता है कि साइकोलॉजी हमारे वॉलेट पर कितना स्ट्रांग होल्ड रखती है। तो आज का डिस्कशन बेसिकली इसी पर फोकस करेगा, वो साइकोलॉजिकल फोर्सेस क्या हैं जो हमारी फाइनेंशियल लाइफ्स को शेप करती हैं और कैसे हम अपने माइंडसेट को थोड़ा ट्वीक करके पैसे के साथ अपना रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। चलो इस पर बात करते हैं। सबसे पहले हमारे मनी बिलीव्स की पावर के बारे में बात करते हैं। ये फैसिनेटिंग है कि कैसे हमारे पैसे से जुड़े बिलीव्स जिंदगी में बहुत पहले बन जाते हैं, ज्यादातर अनकॉन्शियसली हमारी फैमिली और आसपास के एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होकर। हाँ, जैसे अगर किसी ने बचपन में पेरेंट्स को हमेशा बिल्स पर लड़ते हुए देखा है, हाँ। तो मे बी वो बड़े होके स्पेंडिंग को लेके एंशियस फील करेगी। या अगर घर में पैसे की कमी थी तो बड़े होके या तो वो रिसोर्सेज होर्ड करने लगेगी या फिर शायद फील करेगी कि वो अबंडेंस डिजर्व ही नहीं करती। बिल्कुल। और अगर पैसे के बारे में कभी बात ही नहीं हुई घर में, तो फाइनेंसेस को हैंडल करने में कंफ्यूजन या अवॉइडेंस हो सकती है। हाँ, और ये बचपन के एक्सपीरियंसेस वो एक तरह का फिल्टर बन जाते हैं, एक चश्मा जिससे हम बड़े होकर अपनी फाइनेंशियल रियलिटी को देखते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। सही। कोई इंसान जो मान लो गरीबी में बड़ा हुआ है, वो या तो एक क्रॉनिक सेवर बन सकता है, मतलब पैसे को हमेशा एक नाजुक चीज समझकर जो कभी भी खत्म हो सकती है, या फिर इसका बिल्कुल उल्टा भी हो सकता है। जैसे ही वो कमाने लगता है, वो कॉम्पेंसेट करने के लिए, बचपन की कमी को पूरा करने के लिए एकदम खुलकर खर्च करता है। अच्छा, हाँ, ये भी होता है। दूसरी तरफ कोई अमीर बैकग्राउंड से आया है, वो शायद सोचे कि पैसा तो हमेशा रहेगा, जिससे वो या तो बहुत जेनरस बन सकता है या फिर केयरलेस स्पेंडर, या फिर उसके अंदर एक कांस्टेंट प्रेशर हो सकता है कि उसे प्रूव करना पड़ेगा कि वो अपनी रिसोर्सेज डिजर्व करता है। राइट। और ये फाउंडेशनल बिलीव्स सरप्राइजिंगली स्टबर्न होते हैं, है ना? बहुत ज्यादा। ये ज्यादातर हमारे कॉन्शियस अवेयरनेस के नीचे ऑपरेट करते हैं, हमारे डिसीजंस को साइलेंटली गाइड करते रहते हैं, हमें रियलाइज होने से पहले ही। सोचो, कोई कॉन्शियसली रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है, पर अनकॉन्शियसली उसका बिलीफ है कि दौलत से जेलसी और मिसफॉर्चून आता है। अब क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट। एग्जैक्टली, एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, और वो एक्शन ही नहीं ले पाता, इन्वेस्टिंग को टालता रहता है। बिल्कुल सही कहा। ये डीप सीटेड बिलीव्स हमारे फाइनेंशियल बिहेवियर को इनविजिबल तरीके से ड्राइव करते हैं। और इसी से क्लोजली रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है, स्कैरसिटी माइंडसेट। मतलब कमी की सोच। ओह यस, द स्कैरसिटी माइंडसेट। ये तब आता है जब हमें लगता है कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, खत्म हो सकते हैं। ये बिलीफ, चाहे वो असल फाइनेंशियल सिचुएशन पर बेस्ड हो या सिर्फ पास्ट के साइकोलॉजिकल पैटर्न्स पर, हमारी काफी मेंटल एनर्जी खा जाता है। रिसर्च एक्चुअली ये दिखाती है कि जब लोग स्कैरसिटी पर फोकस करते हैं तो उनके पास लिटरली कम मेंटल बैंडविड्थ बचती है दूसरे डिसीजंस लेने के लिए, जिससे हर चीज और ज्यादा मुश्किल लगने लगती है। एब्सोल्युटली। स्केर्सिटी माइंडसेट वाला इंसान अक्सर जरूरी खरीदारी टाल सकता है, इन्वेस्टमेंट से बच सकता है क्योंकि उसे लॉस का डर होता है, या फिर जब फाइनेंशियल चॉइसेस फेस करने होते हैं तो जल्दी में, पैनिक में डिसीजन ले सकता है। उन्हें पैसे को लेकर एक कांस्टेंट लो लेवल स्ट्रेस रहता है जो उनके जजमेंट को क्लाउड करता है और आयरनिकली उन्हें और भी बुरे फाइनेंशियल डिसीजंस की तरफ ले जाता है। हाँ, ये विडंबना है। और शायद शर्म के मारे फाइनेंशियल एडवाइस लेने से भी कतराएं, बेहतर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के मौके चूक जाएं या कॉस्टली मिस्टेक्स करें क्योंकि उन्होंने सीखने में टाइम इन्वेस्ट ही नहीं किया। और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि स्कैरसिटी माइंडसेट सिर्फ एक्चुअल पॉवर्टी से रिलेटेड नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अमीर लोग भी इसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं।
अगर वो रिसोर्सेज के बिना बढ़े हुए हों या अगर उनका खर्चा उनकी इनकम से लगातार ज्यादा हो। ये माइंडसेट एक तरह का विशियस साइकिल बन जाता है, क्योंकि ये उस क्लियर थिंकिंग को ब्लॉक करता है जो फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव करने के लिए जरूरी है। सही कहा। और स्केर्सिटी के ऑपोजिट स्पेक्ट्रम पर है अबंडेंस माइंडसेट, यानी प्रचुरता की सोच। राइट, द अबंडेंस माइंडसेट। ये बिलीफ है कि दुनिया में सबके लिए इनफ रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज हैं। इस माइंडसेट वाले लोग फाइनेंशियल चैलेंजेस को तबाही की तरह नहीं देखते, बल्कि सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स की तरह देखते हैं। वो एजुकेशन में या अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने में ज्यादा विलिंग होते हैं, क्योंकि उन्हें ट्रस्ट होता है कि ये इन्वेस्टमेंट्स फ्यूचर में पे ऑफ करेंगे। हाँ, एक उम्मीद होती है। वो जेनरस भी होते हैं, क्योंकि उन्हें ये डर नहीं होता कि दूसरों की हेल्प करने से उनके अपने रिसोर्सेज कम हो जाएंगे। लेकिन यहाँ एक छोटा सा पेच है। एक अनचेक्ड अबंडेंस माइंडसेट, मतलब बिना सोचे समझे वाला, वो ओवर कॉन्फिडेंस, जरूरत से ज्यादा लापरवाही और पुअर फाइनेंशियल बाउंड्रीज की तरफ भी ले जा सकता है। अच्छा। कोई बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर सकता है, सब ठीक हो जाएगा ये मानकर, अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च कर सकता है या बहुत रिस्की फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकता है। सच तो यह है कि सबसे हेल्दी फाइनेंशियल माइंडसेट शायद दोनों पर्सपेक्टिव्स को इंटीग्रेट करता है। मतलब बैलेंस। एग्जैक्टली। ये बिलीव करना कि अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन साथ ही ये भी समझना कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और उन्हें केयरफुल मैनेजमेंट की जरूरत है। दैट बैलेंस इज की। बिल्कुल। अब थोड़ा शिफ्ट करते हैं हमारे इमोशनल रिलेशनशिप विथ मनी पर। बहुत लोगों के लिए पैसा उनकी सेल्फ वर्थ से एकदम जुड़ा हुआ होता है। हाँ, ये बहुत कॉमन है। एक सर्टेन अमाउंट कमाना उनके एग्जिस्टेंस को वैलिडेट करता है। खर्च करना उनकी पर्सनालिटी और टेस्ट को दिखाता है। इन्वेस्ट करना उनकी इंटेलिजेंस को शोकेस करता है। ये कनेक्शन जो है पैसे और आइडेंटिटी के बीच, ये फाइनेंशियल डिसीजंस को इनक्रेडिबली पर्सनल और इमोशनल बना देता है। Couldn't agree more। कोई व्यक्ति जो अपनी कीमत अपनी इनकम से जोड़ता है, वो खुद को बर्नआउट तक काम करवा सकता है, क्योंकि जॉब परफॉर्मेंस उसके लिए सेल्फ वर्थ का सबूत बन जाता है। ओह हाँ। कोई जो कंजम्पशन को सक्सेस का सिंबल मानता है, वो स्टेटस सिंबल्स पर जरूरत से ज्यादा खर्च कर सकता है, भले ही अफोर्ड ना कर पाए। कोई जो फ्रुगैलिटी, मतलब कम खर्ची, को एक मॉरल वर्च्यू समझता है, वो खुद को रीजनेबल प्लेजर से भी वंचित रख सकता है। ये आइडेंटिटी मनी लिंक्स रैशनल नहीं है, ये डीपली साइकोलॉजिकल है, लेकिन इनके रियल फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। इस लिंक को तोड़ने के लिए अपनी सेल्फ वर्थ और अपनी नेट वर्थ को अलग करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। एक इंसान के तौर पर हमारी वैल्यू हमारे फाइनेंशियल स्टेटस से इंडिपेंडेंट है, वो कांस्टेंट रहती है। ये डिस्टिंक्शन समझने से आइडेंटिटी के इमोशनल वेट के बिना पैसे के बारे में क्लियरर थिंकिंग पॉसिबल हो पाती है। और इसी इमोशनल कनेक्शन का एक डार्क साइड है, डर और चिंता, फियर एंड एंजाइटी। हाँ। फाइनेंशियल डर कई तरह से सामने आता है। गरीबी का डर, वो एक्सेसिव सेविंग और वेल्थ जमा करने की तरफ ले जाता है, जो कभी इनफ नहीं लगता। धोखा खाने का डर फाइनेंशियल डिसीजंस को लेकर पैरालिसिस पैदा कर सकता है, इंसान कोई कदम ही नहीं उठा पाता। जजमेंट का डर लोगों को अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स छिपाने पर मजबूर करता है, जिससे उन्हें मदद नहीं मिल पाती जब उन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। सही। अनसर्टेनिटी का डर लोगों को इन्वेस्टिंग से रोकता है, भले ही इन्फ्लेशन उनकी सेविंग्स को कम कर रहा हो। और पैसे को लेकर एंजाइटी अक्सर लॉस अवर्जन से जुड़ी होती है। ये हमारी टेंडेंसी है कि हम नुकसान को उतनी ही कीमत के फायदे से ज्यादा इंटेंसली फील करते हैं। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब 10,000 रुपए खोने का दुख 10,000 रुपए मिलने की खुशी से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। इस साइकोलॉजिकल एसिमेट्री का मतलब है कि नुकसान का डर अक्सर पाने की इच्छा से ज्यादा भारी पड़ता है, जिससे ओवरली कंजर्वेटिव फाइनेंशियल अप्रोचेस होते हैं, जो लॉन्ग रन में इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाते। बिल्कुल। और फिर डर के साथ आता है डिजायर और टेम्पटेशन, इच्छा और प्रलोभन। हाँ। डिजायर हमें खर्च करने के लिए पुश करती है, अक्सर जरूरत या असल वैल्यू से हटकर। हमें वो चीजें चाहिए जो हमें खुश करें, स्पेशल फील कराएं या स्टेटस सिग्नल करें। हाँ, वो डोपामाइन हिट। एग्जैक्टली। जिससे जेन्युइन प्लेजर मिलता है, जो उस मोमेंट में बिल्कुल जस्टिफाइड लगता है। और ये कोई कैरेक्टर वीकनेस नहीं है, ये ह्यूमन ब्रेन्स का डिजाइन है ना? बिल्कुल। डिजायर रैशनल नहीं है और इसे सिर्फ विल पावर से हराया नहीं जा सकता। सही। इसके बजाय डिजायर की पावर को समझना हमें इसके साथ काम करने देता है,
इसके खिलाफ नहीं। इसका मतलब हो सकता है सेविंग्स ऑटोमेट करना ताकि डिजायर इन्फ्लुएंस करने से पहले पैसा रीडायरेक्ट हो जाए, या इम्पल्सिव परचेजेस के आसपास फ्रिक्शन क्रिएट करना, जैसे आपने कहा 24 आवर रूल। हाँ, या उन अंडरलाइंग नीड्स को आइडेंटिफाई और एड्रेस करना जिन्हें हम शायद कंस्पिक्यूअस कंजम्पशन से पूरा करने की कोशिश करते हैं, जैसे वैलिडेशन या बिलोंगिंग की नीड। ये इमोशंस और डिजायर्स हमें कुछ स्पेसिफिक बिहेवियरल पैटर्न्स और बायसेस की तरफ भी ले जाते हैं। एग्जैक्टली जैसे लॉस अवर्जन और रिस्क अवॉइडेंस, जिसके बारे में हमने अभी बात की। हम सिस्टमैटिकली नुकसान को फायदे की तुलना में ज्यादा वेट देते हैं। 50,000 रुपए का पोटेंशियल लॉस 50,000 रुपए के पोटेंशियल गेन की खुशी से ज्यादा डिस्ट्रेस देता है। हाँ, ये एसिमेट्री, मतलब लोग अक्सर फायदेमंद फाइनेंशियल मूव से बचते हैं क्योंकि वो डाउनसाइड रिस्क पर जरूरत से ज्यादा फोकस करते हैं। कोई व्यक्ति जिसके पास लंबा इन्वेस्टमेंट होराइजन है, वो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से मना कर सकता है क्योंकि वो शॉर्ट टर्म लॉसेस की पॉसिबिलिटी पर फिक्सेटेड रहता है और हिस्टोरिकल रिटर्न्स को इग्नोर कर देता है जो टाइम के साथ ग्रोथ दिखाते हैं। वो मॉडरेट रिस्क वाले बॉन्ड्स लेने के बजाय नियर जीरो इंटरेस्ट वाले सेविंग्स अकाउंट्स में पैसा रख सकते हैं। राइट। आधुनिक फाइनेंशियल सक्सेस को रोकता है। ये बायस हालांकि पुराने एवोल्यूशनरी विजडम से आता है, जहां सर्वाइवल ग्रोथ से ज्यादा जरूरी था। राइट। आधुनिक वित्तीय सफलता को बाधित करता है। फिर आता है प्रेजेंट बायस और डिलेड ग्रेटिफिकेशन में मुश्किल। हम लगातार इमीडिएट रिवॉर्ड्स को ओवर वैल्यू करते हैं जबकि फ्यूचर बेनिफिट्स को अंडर वैल्यू करते हैं। हाँ, ये तो बहुत दिखता है। ये बताता है कि हम आज इम्पल्सिवली खर्च क्यों करते हैं जबकि सालों दूर रिटायरमेंट के लिए सेव करने में स्ट्रगल करते हैं। प्रेजेंट हमें एकदम रियल और विविड लगता है, फ्यूचर एब्स्ट्रैक्ट और दूर का लगता है। ये बायस बहुत सारे कंज्यूमर बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है। आज हमारी पहुंच से बाहर की गाड़ी के लिए कार लोना, हाँ, घर पे ग्रोसरी होने के बावजूद डिलीवरी ऑर्डर करना, हाँ, गिल्टी। हर चॉइस ब्रेन की अभी को बाद में प्रेफर करने की टेंडेंसी दिखाती है। इस बायस को समझना हमें अपनी लाइफ को इसके साथ काम करने के लिए स्ट्रक्चर करने देता है। कैसे? जैसे हेल्दियर चॉइस को डिफॉल्ट बनाना, सेविंग्स ऑटोमेट करना ताकि रिटायरमेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस डिप्राइवेशन के बजाय ऑटोमेटिक लगें। अच्छा। या कमिटमेंट डिवाइसेस यूज करना जो फ्यूचर टेम्पटेशन को हटा दें, जैसे रिकरिंग डिपॉजिट सेट करना। ओके, मेक सेंस। एक और इंटरेस्टिंग बायस है इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। हाँ, लोग सिस्टमैटिकली अपनी आउटकम्स कंट्रोल करने की एबिलिटी को ओवर एस्टिमेट करते हैं, खासकर मनी और इन्वेस्टिंग के आसपास। कोई मान सकता है कि वो स्टॉक मार्केट को टाइम कर सकता है, कि उनके इन्वेस्टमेंट पिक्स प्रोफेशनल से बेहतर परफॉर्म करेंगे, या कि उनके स्पेसिफिक फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस यूनिक हैं और जनरल फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स उन पर लागू नहीं होते। ये इल्यूजन ऑफ कंट्रोल एक्सेसिव ट्रेडिंग की ओर ले जाता है, जो टैक्सेस और फीस जनरेट करता है जबकि रिटर्न्स कम करता है। राइट। ओवर कॉन्फिडेंट फाइनेंशियल डिसीजंस लेने पर मजबूर करता है और जरूरत पड़ने पर हेल्प ना लेने की ओर ले जाता है। ये इनएडिक्वेट इंश्योरेंस या इमरजेंसी सेविंग्स में भी कंट्रीब्यूट करता है क्योंकि लोग मानते हैं कि बुरी चीजें उनके साथ स्पेसिफिकली नहीं होंगी। हाँ, मेरे साथ नहीं होगा वाली फीलिंग। एग्जैक्टली, भले ही वो आखिरकार सबके साथ होती हैं। और आखिर में कंफर्मेशन बायस। ओह हाँ, ये तो बहुत पावरफुल है। एक बार जब हम कोई फाइनेंशियल बिलीफ अपना लेते हैं तो हम उसे सपोर्ट करने वाली इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं, जबकि कॉन्ट्रडिक्टरी एविडेंस को डिसमिस कर देते हैं। कोई जो मानता है कि रियल एस्टेट हमेशा अप्रिशिएट होता है, वो उन इन्वेस्टमेंट्स को नोटिस और याद रखेगा जो सक्सीड हुए, जबकि फेल होने वालों को इग्नोर कर देगा। बिल्कुल। कोई जो मानता है कि स्टॉक मार्केट रिग्ड है, उसे इस बिलीफ के लिए ढेर सारे सबूत मिल जाएंगे, जबकि दशकों की वेल्थ क्रिएशन को ओवरलुक कर देगा। कंफर्मेशन बायस का मतलब है कि हमारे बिलीव्स सेल्फ रीइंफोर्सिंग बन जाते हैं, जिससे वो चेंज के प्रति रेजिस्टेंट हो जाते हैं, भले ही रियलिटी उन्हें कॉन्ट्रडिक्ट करे। इसे एड्रेस करने के लिए एक्टिवली अपोजिंग व्यू पॉइंट्स ढूंढना और एविडेंस को सेलेक्टिवली के बजाय ऑब्जेक्टिवली वे करना जरूरी है। इन इंडिविजुअल बायसेस के अलावा सोशल और कल्चरल इन्फ्लुएंसेस भी हमारे मनी माइंडसेट पर जबरदस्त इम्पैक्ट डालते हैं। हाँ बिल्कुल। स्टेटस और सोशल कंपैरिजन को ही ले लो। हमारे स्पेंडिंग डिसीजंस सोशल कॉन्टेक्स्ट से हेविली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। हाँ। हम सिर्फ जरूरतों के आधार पर नहीं, बल्कि रेफरेंस ग्रुप्स के साथ कंपैरिजंस के आधार पर खर्च करते हैं। हाँ, वो दूसरों के पास क्या है वाली बात। एग्जैक्टली। 1 करोड़ कमाने वाला 2 करोड़ कमाने वालों के आसपास शायद मिडिल क्लास फील करे,
लेकिन 30 लाख कमाने वालों के बीच वेल्दी फील करेगा। ये रिलेटिव कंपैरिजन बताता है कि लोग ज्यादा इनकम वालों के आसपास होने पर ज्यादा खर्च क्यों करते हैं और क्यों कीपिंग अप विद द जोन्सेस लगातार फाइनेंशियल प्रेशर बनाता है। और सोशल मीडिया ने इस टेंडेंसी को ड्रामेटिकली इंटेंसिफाई किया है। हाँ, ये तो है। दूसरों की परचेजेस, वेकेशंस और पोजेशंस की क्यूरेटेड हाईलाइट रील्स देखकर लगातार सोशल कंपैरिजन बनता है। कोई अपनी रियलिटी को दूसरों के केयरफुली एडिटेड पर्सोना से कंपेयर करके परपेचुअली पीछे फील कर सकता है, जिससे वो कंजम्पशन ड्राइव होता है, जिसे वो अफोर्ड नहीं कर सकता, ताकि परसीव्ड गैप कम हो सके। बहुत सही पॉइंट है। फिर है पीयर इन्फ्लुएंस और कम्युनिटी नॉर्म्स। फाइनेंशियल बिहेवियर कंटेजियस है, मतलब फैलता है। लोग ज्यादा लाइकली हैं सेव करने के अगर उनके दोस्त और फैमिली सेव करते हैं, और ज्यादा लाइकली है स्पेंड करने के अगर स्पेंडर्स से घिरे हों। हाँ, संगत का असर। बिल्कुल। अप्रोप्रिएट स्पेंडिंग, सेविंग और इन्वेस्टिंग के बारे में कम्युनिटी नॉर्म्स इंडिविजुअल चॉइसेस को शेप करते हैं। जिन कम्युनिटीज में कंस्पिक्यूअस कंजम्पशन नॉर्मल है, वहाँ स्पेंडिंग जस्टिफाइड लगता है। जिन कम्युनिटीज में सेविंग्स वैल्यू की जाती है, वहाँ स्पेंडिंग इररिस्पॉन्सिबल लग सकता है। पैसे का ये सोशल डिमेंशन मतलब है कि फाइनेंशियल चेंज तब आसान होता है जब उसे किसी की कम्युनिटी सपोर्ट करती है या जब कोई हेल्दियर फाइनेंशियल नॉर्म्स वाली नई कम्युनिटीज ज्वाइन करता है। इसके अलावा हर कल्चर के अपने स्पेसिफिक नैरेटिव्स होते हैं पैसे को लेकर। हाँ, कल्चरल नैरेटिव्स अबाउट मनी। हर कल्चर में पैसे के रोल के बारे में अलग कहानियां होती हैं एक अच्छी लाइफ में। कुछ कल्चर्स वेल्थ एक्यूमुलेशन को सक्सेस मानते हैं, दूसरे नॉन मटेरियल वैल्यूज पर जोर देते हैं। सही। कुछ डेट को शर्मनाक मानते हैं, दूसरे इसे प्रैग्मेटिकली ट्रीट करते हैं। कुछ मानते हैं लक वेल्थ डिटरमिन करता है, दूसरे मानते हैं हार्डवर्क करता है। ये कल्चरल नैरेटिव्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं और कल्चरल बिलीफ के बजाय यूनिवर्सल ट्रूथ लगते हैं। ये समझना कि फाइनेंशियल वैल्यूज यूनिवर्सली होने के बजाय कल्चरली कंस्ट्रक्टेड है, ज्यादा कॉन्शियस चॉइस अलाउ करता है कि कौन सी वैल्यूज अडॉप्ट करनी है। अच्छा। कोई ऐसी कल्चर से है जहां रेज मांगना इनअप्रोप्रिएट माना जाता है, वो कॉन्शियसली बेटर कॉम्पनसेशन नेगोशिएट करने का चूज कर सकता है। कोई ऐसी कल्चर से जहां सारा डेट इमोरल माना जाता है, वो रैशनली डिसाइड कर सकता है कि स्ट्रैटेजिक यूज ऑफ डेट फाइनेंशियल सेंस बनाता है। ये नैरेटिव्स अक्सर मनी स्क्रिप्ट्स का रूप ले लेते हैं। मनी स्क्रिप्ट्स, हाँ, ये इंटरेस्टिंग टर्म है। ये बेसिकली वो इंटरनलाइज्ड बिलीफ्स और बिहेवियर्स है पैसे के आसपास जो अनकॉन्शियस प्रोग्रामिंग की तरह ऑपरेट करते हैं। ऑब्जर्वेशन, फैमिली मैसेजेस और एक्सपीरियंस के जरिए डेवलप होकर स्क्रिप्ट्स बिना कॉन्शियस डिलिब्रेशंस के फाइनेंशियल डिसीजंस ऑटोमेट कर देते हैं। एक मनी स्क्रिप्ट हो सकता है अमीर लोग सेल्फिश होते हैं, या मैं अच्छी चीजें डिजर्व नहीं करती, पैसा हमेशा स्ट्रेसफुल होता है, मैं नंबर्स में अच्छी नहीं हूं, कर्ज हमेशा बुरा होता है, या ज्यादा पैसा मतलब खुशी। ये स्क्रिप्ट्स अक्सर एडेप्टिव थे। शायद उन्होंने आपको पास्ट सर्कमस्टांसेस में प्रोटेक्ट किया हो, लेकिन वो अक्सर करंट फाइनेंशियल सक्सेस को हैंडीकैप करते हैं। तो इन अनहेल्पफुल स्क्रिप्ट्स को बदलने में पहला स्टेप उन्हें रिकॉग्नाइज करना है। बिल्कुल, अवेयरनेस। किसी को शायद एहसास ना हो कि वो स्क्रिप्ट पैसा खतरनाक है, होल्ड करते हैं जब तक वो नोटिस ना करें कि वो फाइनेंसेस के बारे में सीखने से बचते हैं या वो फाइनेंशियल सक्सेस को सैबोटाज करते हैं। रिकॉग्नाइज होने के बाद स्क्रिप्ट्स को कॉन्शियसली इवैल्यूएट और रिप्लेस किया जा सकता है। हाँ, पर इसके लिए इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग और इमोशनल इंटीग्रेशन दोनों चाहिए। मतलब सिर्फ इंटेलेक्चुअली जानना कि आप फाइनेंशियल सक्सेस डिजर्व करते हैं ऑटोमेटिकली बचपन की कंडीशनिंग को ओवरराइड नहीं करता जिसने आपको अन्यथा सिखाया। उसे फील करना भी जरूरी है। ओके। तो सवाल यह है कि इन अनहेल्पफुल पैटर्न्स को तोड़ा कैसे जाए। हाँ, तो सबसे पहला और फाउंडेशनल स्टेप है अवेयरनेस और माइंडफुलनेस। किसी भी साइकोलॉजिकल पैटर्न को बदलने का पहला स्टेप अवेयरनेस है। अपने फाइनेंशियल बिहेवियर को माइंडफुली ऑब्जर्व करना, नोटिस करना कि आप कब इमोशनली स्पेंड करते हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवॉइड करते हैं या अपने गोल्स को सैबोटाज करते हैं। काम कर रहे साइकोलॉजिकल पैटर्न्स को रिवील करता है। अवेयरनेस के बिना आप अनकॉन्शियसली इन पैटर्न से कंट्रोल रहते हैं। जैसे एक स्पेंडिंग जर्नल रखना सिर्फ एक्सपेंसेस ट्रैक करने के बारे में नहीं है, ये स्पेंडिंग के इमोशनल ट्रिगर्स की अवेयरनेस बनाता है। एग्जैक्टली। फाइनेंशियल डिसीजन से पहले अपने थॉट्स नोटिस करना अंडरलाइंग बिलीव्स और फियर्स रिवील करता है। ये अवेयरनेस खुद ही पैटर्न्स की पकड़ को ढीला करना शुरू कर देती है। दूसरा क्रूशियल स्टेप है रीफ्रेमिंग बिलीव्स। बिलीव्स विल पावर से नहीं बदलते,
वो एक्सपीरियंस और रीफ्रेमिंग से बदलते हैं। हाँ, स्केर्सिटी माइंडसेट वाला कोई व्यक्ति एक छोटी फाइनेंशियल जीत क्रिएट कर सकता है। भूले हुए अकाउंट में पैसा मिलना, अनएक्सपेक्टेड बोनस मिलना, एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट करना, और उस एक्सपीरियंस को ग्रेजुअली अपनी पॉसिबिलिटी की सेंस एक्सपैंड करने के लिए यूज कर सकता है। रिफ्रेमिंग में कॉन्शियसली बिलीव्स एग्जामिन करना भी शामिल है। क्या ये सच है कि अमीर लोग सेल्फिश होते हैं? क्या ये सच है कि आप पैसे में बुरे हैं, या आपने बस कभी फाइनेंस स्टडी नहीं किए? क्या ये सच है कि खुशी के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहिए? ये क्वेश्चंस रिटोरिकल नहीं है। जेन्युइनली इन्हें एक्सप्लोर करना अनएग्जामिन्ड बिलीव्स की पकड़ ढीली कर सकता है। तीसरा, क्रिएटिंग न्यू हैबिट्स एंड सिस्टम्स। विल पावर फाइनाइट है, इसलिए खुद को बेटर फाइनेंशियल हैबिट्स में वाइट नकल करने की कोशिश रेयरली लॉन्ग टर्म काम करती है। सही बात है, विल पावर पे डिपेंड नहीं कर सकते। इसके बजाय अपना एनवायरनमेंट डिजाइन करना और सिस्टम्स क्रिएट करना विल पावर को इक्वेशन से हटा देता है। जैसे सेविंग्स ऑटोमेट करने का मतलब है पैसा देखने से पहले सेविंग्स में ट्रांसफर हो जाता है, ब्रेन के स्टेटस को, बायस को अपने एडवांटेज के लिए यूज करते हुए। अच्छा, मार्केटिंग ईमेल से अनसब्सक्राइब करना और स्पेंडिंग ट्रिगर करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स अनफॉलो करना टेम्पटेशन कम करता है। डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग के लिए कैश यूज करना वॉलेट से निकलते पैसे की विसरल अवेयरनेस बनाता है, ब्रेन की लॉस अवर्जन ट्रिगर करता है। हाँ, कैश में ज्यादा फील होता है खर्च। मेजर परचेजेस के लिए रूल सेटअप करना, जैसे 30-day वेटिंग पीरियड या 3 ऑप्शंस रिसर्च करने की रिक्वायरमेंट, फ्रिक्शन ऐड करता है, जो इमोशनली ड्रिवन डिसीजन से पहले रिफ्लेक्शन अलाउ करता है। ये बहुत प्रैक्टिकल तरीके हैं। और चौथा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सीकिंग एजुकेशन एंड सपोर्ट। साइकोलॉजी रिसर्च कंसिस्टेंटली दिखाती है कि नॉलेज अनसर्टेन टॉपिक्स के आसपास एंजाइटी कम करती है। इन्वेस्टिंग को लेकर एंग्शियस कोई व्यक्ति डिस्कवर कर सकता है कि इंडेक्स फंड्स और हिस्टोरिकल रिटर्न्स के बारे में सीखना उन्हें ज्यादा केपेबल और कॉन्फिडेंट फील कराता है। कॉमन फाइनेंशियल मिस्टेक्स के बारे में पढ़ना आपके स्ट्रगल्स को नॉर्मलाइज कर सकता है और सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकता है। अब प्रोफेशनल सपोर्ट, चाहे फाइनेंशियल एडवाइजर, थेरेपिस्ट या फाइनेंशियल कोच से हो, डीप सीटेड मनी इश्यूज एड्रेस करने के लिए इनवैल्यूएबल हो सकता है। हाँ, थेरेपिस्ट चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस एक्सप्लोर करने में हेल्प कर सकता है। फाइनेंशियल एडवाइजर कॉन्क्रीट गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता है। फाइनेंशियल कोच गोल्स और सिस्टम्स एस्टैब्लिश करने में हेल्प कर सकता है जो अचीवेबल लगे। ये सब स्टेप्स मिलके एक हेल्दी मनी माइंडसेट बिल्ड करने में मदद करते हैं। एग्जैक्टली। और एक हेल्दी मनी माइंडसेट बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन ऑफ पर्सपेक्टिव्स। मतलब सबसे हेल्दी माइंडसेट एक्सट्रीम्स अडॉप्ट करने के बजाय मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स इंटीग्रेट करता है। इसका मतलब है ये रिकॉग्नाइज करना कि पैसा मैटर करता है बिना इसे वर्थ का प्राइमरी मेजर बनने दिए। इसका मतलब है रिस्क को लेकर प्रूडेंट होना जबकि कैलकुलेटेड इन्वेस्टमेंट्स करना। इसका मतलब है रीजनेबल स्पेंडिंग एंजॉय करना जबकि सेविंग्स डिसिप्लिन मेंटेन करना। इसका मतलब है हेल्थ, रिलेशनशिप्स या एथिक्स सैक्रिफाइस किए बिना प्रायोरिटी के रूप में पैसा कमाना। ये बैलेंस कई लोगों को अनकंफर्टेबल लगता है क्योंकि इसमें अपोजिंग वैल्यूज के बीच टेंशन होल्ड करना पड़ता है। हाँ, लेकिन ये डिस्कम्फर्ट मैच्योरिटी रिफ्लेक्ट करता है। ये रिकॉग्नाइज करना कि लाइफ के ज्यादातर एस्पेक्ट्स में सिंपल आंसर्स के बजाय लेजिटिमेट ट्रेड ऑफ शामिल होते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट हिस्सा है डिफाइनिंग पर्सनल वैल्यूज। सोसाइटी या फैमिली की मनी वैल्यूज अडॉप्ट करने के बजाय कॉन्शियसली अपनी वैल्यूज डिटर्मिन करना ऑथेंटिक डिसीजन मेकिंग क्रिएट करता है। क्या आप सिक्योरिटी, फ्रीडम, जेनरोसिटी, एडवेंचर, हेल्थ, फैमिली या कुछ और वैल्यू करते हैं? पैसा इन वैल्यूज को कैसे सर्व करता है? कोई जो टाइम और फैमिली वैल्यू करता है वो ज्यादा फ्लेक्सिबल वर्क के लिए लोअर इनकम चूज कर सकता है। हाँ। कोई जो सिक्योरिटी वैल्यू करता है वो एंटरप्रेन्योरियल रिस्क के बजाय स्टेडी मॉडेस्ट इनकम एक्सेप्ट कर सकता है। कोई जो जेनरोसिटी वैल्यू करता है वो अपनी इनकम का परसेंटेज दान करने का प्लान बना सकता है। ये वैल्यूज बेस्ड चॉइसेस दूसरों के चॉइसेस से अलग होते हुए भी फाइनेंशियल डिसीजंस और जो सबसे ज्यादा मैटर करता है उसके बीच अलाइनमेंट बनाते हैं। तीसरा है ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट का साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ये मानना कि एबिलिटीज एफर्ट से डेवलप होती हैं, फाइनेंसेस पर पावरफुली अप्लाई होता है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद को पैसे में बुरी फिक्स्ड माइंडसेट देखने के बजाय खुद को पैसे मैनेज करना बेहतर सीख रहा हूं, ग्रोथ माइंडसेट पॉसिबिलिटी खोलता है। मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकती के बजाय मैं इन्वेस्टिंग के बारे में सीख रही हूँ। ग्रोथ एक्शन पॉसिबल बनाता है। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है मिस्टेक्स इनकॉम्पिटेंस का प्रूफ बनने के बजाय लर्निंग अपॉर्चुनिटीज बन जाते हैं। जब आप एक महीने ओवरस्पेंड करते हैं तो मैं बजटिंग में हमेशा फेल होती हूं कहने के बजाय आप पैटर्न्स नोटिस करते हैं और एडजस्ट करते हैं।
इस पेंडिंग को क्या ट्रिगर किया, मैं अगली बार इस सिचुएशन को डिफरेंटली कैसे हैंडल कर सकती हूँ। ये अप्रोच बहुत एम्पावरिंग है। और फाइनली लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। हाँ, ज्यादातर फाइनेंशियल सफरिंग शॉर्ट टर्म सर्कमस्टेंसेस पर एक्सेसिव फोकस से आती है। स्टॉक मार्केट डिक्लाइन डेवास्टेटिंग लगता है अगर आपका होराइजन वीक्स का है, लेकिन इनसिग्निफिकेंट लगता है अगर आपका होराइजन डेकेड्स का है। सही। जॉब लॉस कैटास्ट्रॉफिक लगता है इमरजेंसी सेविंग्स के बिना, लेकिन मैनेजेबल लगता है 6 मंथ्स के एक्सपेंसेस सेव्ड होने पर। लेट नाइट परचेज मोमेंट में लिबरेटिंग लगता है, लेकिन बर्डनफुल लगता है जब क्रेडिट कार्ड बिल आता है। टाइम पर्सपेक्टिव एक्सपैंड करना बेटर डिसीजन मेकिंग अलाउ करता है। खुद से पूछना कि आप 1 हफ्ते, 1 साल या 1 दशक में किसी डिसीजन के बारे में कैसा फील करेंगे। प्रेजेंट मोमेंट में आप कैसा फील करते हैं, उससे डिफरेंट पर्सपेक्टिव देता है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रेजेंट एंजॉय ना करें, इसका मतलब है ऐसे चॉइसेस करना जो अभी और बाद में दोनों अच्छा फील कराएं, बजाय आज के प्लेजर के लिए अपने फ्यूचर सेल्फ को सैबोटाज करने के। बिल्कुल। तो कोर आइडिया ये है कि आपका वॉलेट सिर्फ बाहरी परिस्थितियों से कंट्रोल नहीं होता। नहीं, ये कंट्रोल होता है उन बिलीव्स से जो आप पैसे के बारे में रखते हैं, उन इमोशन से जो पैसा ट्रिगर करता है, उन मेंटल पैटर्न से जो आपके डिसीजंस ऑटोमेट करते हैं, और उन वैल्यूज से जो आपने अडॉप्ट की हैं या बिना सवाल किए एक्सेप्ट कर ली हैं। इनमें से कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आपकी मदद करते हैं, दूसरे आपको पीछे खींचते हैं। और एम्पावरिंग रियलिटी ये है कि साइकोलॉजी बदल सकती है। बिलीव्स एग्जामिन और रिवाइज किए जा सकते हैं। हाँ, इमोशनल पैटर्न समझे और रीडायरेक्ट किए जा सकते हैं। मेंटल हैबिट्स हेल्दियर वन से रिप्लेस किए जा सकते हैं। वैल्यूज कॉन्शियसली चूज की जा सकती हैं बजाय अनकॉन्शियसली इनहेरिट करने के। ये सब इंस्टेंटली या पेनलेसली नहीं होता, लेकिन ये अवेयरनेस, इंटेंशन और प्रैक्टिस से होता है। बिल्कुल। फाइनेंशियल सक्सेस आखिरकार ज्यादा पैसा कमाने के बारे में नहीं है। ये पैसे के साथ एक हेल्दियर साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप डेवलप करने के बारे में है। आइडेंटिकल इनकम्स वाले 2 लोग अपने माइंडसेट और रिजल्टिंग चॉइसेस के आधार पर वास्टली डिफरेंट फाइनेंशियल आउटकम्स पा सकते हैं। सही बात है। इसके विपरीत हेल्दियर मनी साइकोलॉजी के साथ डिफरेंट इनकम लेवल्स अनहेल्दी पैटर्न्स के साथ हाई इनकम की तुलना में बेहतर आउटकम्स देते हैं। फाइनेंशियल वेलबींग की जर्नी आखिरकार साइकोलॉजिकल ग्रोथ की जर्नी है। हाँ, बिल्कुल। ये खुद को ज्यादा डीपली समझने, पैसे के बारे में बताई जाने वाली स्टोरीज एग्जामिन करने और नई स्टोरीज चूज करने के बारे में है जो आपको बेहतर सर्व करें। ये आपकी वैल्यूज और आपके फाइनेंशियल चॉइसेस के बीच अलाइनमेंट बनाने के बारे में है। और ये रिकग्नाइज करने के बारे में है कि आप पैसे से कैसे रिलेट करते हैं। ये रिफ्लेक्ट और शेप करता है कि आप लाइफ के सभी पहलुओं से कैसे रिलेट करते हैं। कंट्रोल और रिलीज, सिक्योरिटी और ग्रोथ, प्रेजेंट ग्रेटिफिकेशन और फ्यूचर थ्राइविंग। पैसे की साइकोलॉजी मास्टर करने का मतलब है इन टेंशन्स को मास्टर करना, और ऐसा करके ज्यादा फ्रीडम, सिक्योरिटी और फुलफिलमेंट वाली लाइफ क्रिएट करना। Okay, so we hope you liked our today's discussion. For more such discussions, subscribe to our channel, Talk and Heal. See ya.